Hello everyone, welcome to my channel Chemophilic Lorica and I'm back with a new video. Hope you all are fine. सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि एक बिगनर के लिए जितना आपने मुझे लव, सपोर्ट, पॉजिटिव रिस्पांस शो किया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट आई कैन से दैट आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड. आपकी यही सपोर्ट, यही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे हेल्प कर रही है ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए. सो प्लीज कीप डूइंग सो. ऐसा ही सपोर्ट, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे आगे भी प्लीज दिखाते रहिए. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कुछ टाइम बाद आई हैव थॉट अबाउट इट कि मैंने सोचा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ के भी लिंक में शेयर करूं. सो आई थिंक कुछ लोगों की ऐसी सजेशंस हैं एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग अपॉन इट. तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मैं जरूर शेयर करूंगी. बाकी अगर इसके अलावा या और कोई भी आपको सजेशन या कोई क्वेरी कुछ भी है, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग माई वीडियोज, बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बाय शेयरिंग माई वीडियोज. थैंक्स अ लॉट अगेन एंड नाउ लेट्स मूव टू द लेक्चर. हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर जो हम सॉलिड्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले तो वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे, आई होप आपको याद होगा. मैंने पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पूछा था कि क्या होता है. ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी एक ही सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. मेनी मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, कि एक ही सब्सटेंस के कई तरह के स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फ्स हैं, कैल्साइट, एरागोनाइट. फाइन. इसी तरह दूसरी टर्म थी आपकी आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म में क्या है कि दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, जो अलग अलग, जिनकी की सेम या सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन है और सेम टाइप की क्रिस्टलाइन फॉर्म है. दो या दो से ज्यादा अलग अलग सॉलिड्स होंगे, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर होगी और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल Na3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट एंड Na3ASO4. AS मीन्स आर्सेनिक होता है, सोडियम आर्सेनेट. जैसे यहाँ फॉस्फेट है ऐसे ही आर्सेनेट. फाइन. तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे और हमने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी फर्दर, राइट. क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, उसके आगे क्रिस्टलाइन के आगे चार और टाइप्स कर लिए थे. नाउ वी विल मूव फर्दर. ओके, अब नेक्स्ट आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. अब क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है? जैसे आपको एक स्ट्रक्चर या यू कैन से क्रिस्टल देखते हो, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक बड़ा क्रिस्टल हम ऐसे मान सकते हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स जुड़ जुड़ के काफी एक बड़ा क्रिस्टल बनाए. फाइन. तो स्पेस में जितने भी वो आप क्रिस्टल के एटम्स हैं, उनकी पर्टिकुलर कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी. और जैसे कि क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, डेफिनेट उसकी पोजीशंस है, तो सेम वही रिपीट होते हैं बार बार पूरे क्रिस्टल में, राइट. तो उसी के लिए आपको टर्म दी गई है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस. एक ही बात है. क्या होता है उसमें कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की. पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी, मॉलिक्यूल्स भी. तो उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट है किसी एक क्रिस्टल में 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल या स्पेस लैटिस. फाइन. अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकते हैं, ऑफ अ क्रिस्टल इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल और स्पेस लैटिस. अब स्पेस लैटिस में हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम समझें तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जहां पे एटम्स प्रेजेंट है, वही बार बार रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं का अरेंजमेंट है. ठीक है. अब ये 2D लैटिस भी हो सकता है, 3D लैटिस भी हो सकता है. वैसे हम ओवरऑल सॉलिड स्टेट जो पूरा पढ़ते हैं जनरली 3D के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, बट अगर 2D समझना हो तो उसमें जस्ट क्या होगा कि वही सेम पॉइंट्स रिपीट तो हो रहे हैं, अरेंजमेंट है उन पॉइंट्स का, लेकिन 2D या 2 डायमेंशन में होंगे, लाइक प्लेन ऑफ पेपर में होंगे. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर लैटिस होगा तो उसका यूनिट सेल स्क्वायर होगा. रेक्टेंगुलर लैटिस होगा तो उसका यूनिट सेल हो जाएगा एक छोटा कोई रेक्टेंगल. कहने का मतलब है एक बड़ा रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें हम छोटे छोटे काफी सारे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए, तो एक रेक्टेंगल उसका क्या हो जाएगा? एक छोटी उसकी यूनिट सेल.
उसके बाद इसी चीज को अगर आप 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो हम बेसिकली इसको क्या कहते हैं फिर, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिस्टल लैटिस के, मतलब कि मेन चीज क्या है इसमें। अब जितने भी वो पॉइंट्स की बात में स्टडी कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स की बात मैं कर रही हूँ, क्रिस्टल लैटिस में वो हर एक सिंगल पॉइंट किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज, जो भी पॉइंट लैटिस में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। थर्ड पॉइंट है कि इन पॉइंट्स को हम लाइंस से ज्वाइन करते हैं ताकि हमें ज्योमेट्री पता लग सके लैटिस की। जो भी पॉइंट्स आपने अभी स्टडी किए, जिनको कि हम हर एक सिंगल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको हम आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं बाय लाइंस। किस लिए करते हैं? सो दैट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस को हम रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद हमने बात की क्रिस्टल लैटिस हो गया। क्रिस्टल लैटिस की एक सबसे छोटी यूनिट जो है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, अगर हम सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में, टू गिव द कंप्लीट होल लैटिस। यानी कि आपका होल क्रिस्टल लैटिस जिन छोटी छोटी यूनिट सेल्स को रिपीट करके बना है, दैट इज बेसिकली यूनिट सेल। कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है पूरे क्रिस्टल लैटिस की, दैट इज यूनिट सेल। या आप इसको इजी लैंग्वेज में कह सकते हो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसे हम प्रोटीन्स के लिए कहते हैं ना, बेसिक यूनिट सबसे क्या है उसकी, अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कह देंगे ग्लूकोज। सिमिलर इज द थिंग हियर, कि आपका पूरे क्रिस्टल लैटिस को जब बनाना है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट हो गई यूनिट सेल। फाइन। अब इसमें आगे यूनिट सेल कई टाइप के होंगे। कई बार ऐसा यूनिट सेल होता है, अब ये सारे टर्म्स जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आगे मैं इसकी यू कैन से इमेजेस दिखाऊंगी, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, यूनिट सेल के अंदर भी कभी कभार कोई पॉइंट होता है, तो अगर यूनिट सेल के अगर यूनिट सेल के इंटीरियर में कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कह देंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, कि जिन यूनिट सेल्स के सेंटर में भी पॉइंट प्रेजेंट है या लैटिस साइट प्रेजेंट है, उस लैटिस साइट पे कोई ना कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। देन कि यूनिट सेल आपका जिसमें इंटीरियर कोई पॉइंट प्रेजेंट नहीं है पूरे यूनिट सेल में। एक तो हमने पढ़ा कि अगर इंटीरियर में कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो सेंटर्ड यूनिट सेल, और अगर नहीं है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब सबसे सिंपल सबसे बेसिक यूनिट सेल। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस के मैंने फिगर्स बनाई हुई हैं। स्क्वायर लैटिस में ये पूरा अगर आप और स्प्रेड करते जाएंगे लैटिस बन जाएगा। उसमें एक छोटी यूनिट मैंने ले ली है स्क्वायर लैटिस की, स्क्वायर यूनिट सेल की। ठीक है, तो स्क्वायर लैटिस विद यूनिट सेल। ऐसे ही रेक्टेंगल में है, ऐसे ही आपका रोम्बस में, किसी का भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी तरह से हो सकता है। फाइन। तो ये सारे आपके 2 डायमेंशनल लैटिस हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस सेल में कैसा होता है, अब आप इस फिगर में देख सकते होंगे। अब वैसे आप देखोगे तो आपको एक बार कंफ्यूजिंग लग सकता है, बिकॉज सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें थोड़ा सा क्रिस्टल या स्ट्रक्चर्स इमेजिन भी करने पड़ते हैं। 3D व्यू हमें इमेजिन करना आना चाहिए। अब आप कैसे करोगे, जैसे ये एक मैंने बड़ा क्यूब बनाया हुआ है, अगर आप सुपरफिशियली देखें, उसके बाद में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 ऐसे ही 4 पीछे टोटल 8 क्यूब्स हैं, जिनको जोड़ के हमने एक बड़ा क्यूब बनाया है। ठीक, तो ये 8 क्यूब्स पूरा मिलके बड़ा जो बना रहे हैं वो क्या चीज है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। और एक जो छोटा क्यूब है वो क्या है, यूनिट सेल। तो जो ओवरऑल लैटिस है दैट इज क्रिस्टल लैटिस, और एक उसकी छोटी यूनिट यूनिट सेल। ठीक, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है ग्रीन कलर से। अब हर एक यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स कैसे, पैरामीटर्स चाहे एंगल हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकती हैं, जो कि उसके साइज या शेप को डिफाइन करें या बता सके यूनिट सेल के। ठीक है, हमें कुछ साइज पता होगा, शेप, तभी तो आइडिया लगेगा कि यूनिट सेल किस शेप का है। ठीक है, तो उसके लिए पहला चीज क्या है कि डायमेंशंस 3 एजेस होंगी, A B C। अब ये 3 एज हो सकता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और नहीं भी हो सकता। जैसे आप यहां देख रहे हो क्यूब है, यहां तो चलो होगी, क्यूबॉइड होगा वहां भी होगी, लेकिन आगे सपोज करो रोम्बस का कोई क्रिस्टल आए या हेक्सागन का कोई क्रिस्टल आए, उसमें जरूरी तो नहीं है हमेशा कि सबके सारी एजेस के बीच में 90 डिग्री ही एंगल हो। सो ये तीनों एजेस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं एक दूसरे के और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये तो आपके 3 पैरामीटर हुए, A B C, 3 एजेस या 3 जो डायमेंशंस हैं। उसके अलावा एंगल्स, इन्हीं एजेस के बीच में एंगल्स कौन से हैं, B और C के बीच में अल्फा, A और C के बीच में बीटा, A एंड B के बीच में गामा। कोई A B C अगर सपोज करो आप करस्पॉन्डिंगली स्टडी करें, A और B जब आप कंसीडर कर रहे हो तो उसमें इसके नीचे वाले नहीं आएंगे एंगल्स। ठीक है, ये गामा आ जाएगा। इस तरह से आप इसको यू कैन से याद कर सकते हो। ठीक है,
कई बहुत बच्चों को भूलती है चीजें, तो उसके लिए ये ट्रिक कह सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। ए और बी जो आपके एजेस होंगे उसके लिए एंगल आ जाएगा गामा, बी और सी के लिए अल्फा, ठीक है, ए और सी के लिए बीटा। मतलब जो दो एजेस आप कंसीडर कर रहे हैं उसके नीचे वाले एंगल नहीं, तीसरा जो भी एंगल होगा, ठीक। तो इस तरह से आपके 6 पैरामीटर्स हो गए, 3 एक्सियल लेंथ एबीसी और 3 एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा। ओके, ये सब मिलके आपका यूनिट सेल के साइज या शेप डिफाइन करते हैं कि यूनिट सेल कैसा है, किस शेप का है। अब आगे हम इसकी शेप्स पढ़ेंगे और बेसिक टाइप के यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट इज कि जो पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 टाइप्स के बेसिक यूनिट सेल्स हैं, ठीक है। ये 7 टाइप्स जो यहाँ आपको दिख रहे हैं ये बेसिक यूनिट सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। इन्हीं से आगे ये यूनिट सेल्स हैं, तो इन्हीं से आगे बड़े लेवल पे इसके क्या बनेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो सिस्टम आपके 7 टाइप्स के हो गए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, देन रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब ये सारी चीज ना थोड़ा सा मगअप करने की चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने की है, तो आपको थोड़ा सा तो इसमें याद रखना पड़ेगा। क्यूबिक में जैसे क्यूबिक आपने सबने पढ़ा होता है कि क्यूब सबको पता होता है कि उसकी तीनों एजेस इक्वल होती हैं, यानी तीनों एक्सियल लेंथ जो है वो इक्वल होंगी और एक्सियल एंगल्स सब जगह 90 डिग्री है, ऑल द 3 एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये तो इजीली याद हो जाएगा। बट इसके अलावा बाकी कहीं पे आपके 2 एजेस सेम हैं, एक नहीं है, कहीं पे तीनों सेम नहीं है, ऐसे ही सिमिलरली एंगल, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, निमोनिक आप इसको कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म CT और HMT, ठीक है। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, then R for rhombohedral, H for hexagonal, M for monoclinic and T for triclinic। ये 2 T जो है इसमें याद रखना है, टेट्रागोनल पहले है, ट्राइक्लिनिक बाद में है, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल के 2 नाम है, बट आपने फर्स्ट नेम ही लेने हैं। तो इसमें याद करने का तरीका क्या है, बेसिकली यू हैव टू राइट ABC, तीनों इक्वल हैं। आप अगर ABC इन केस सपोज करो एग्जाम में आपको ये चीज ऐसे थ्योरेटिकल में ही MCQs में आ रही है या कहीं पे भी, तो आपको अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम में, हो सकता है सब बच्चों को सारी फिगर्स ना याद रहें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ABC लिखा, यहाँ पे देखो पहले दोनों इक्वल आ जाएगा, फिर एक नॉट इक्वल, फिर दोनों जगह नॉट इक्वल, अगेन यू हैव टू रिपीट द सीरीज। कैसे, पहले तीनों इक्वल था, फिर एक नॉट इक्वल आया B और C वाला, फिर दोनों नॉट इक्वल, फिर अगेन तीनों इक्वल, एक नॉट इक्वल, दोनों जगह नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये आपने सीरीज रिपीट करनी है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ठीक है। फिर एक जगह नॉट इक्वल शो करोगे आप, फिर दोनों जगह नॉट इक्वल, फिर इन्हीं तीनों को एक बार रिपीट करोगे और लास्ट वाले में दोनों साइड नॉट इक्वल है। ट्राइक्लिनिक में आपके तीनों एजेस आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह एंगल का है कि क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में स्टार्टिंग में तो आपको तीनों देख सकते हो आप, तीनों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, तीनों एंगल्स आपस में तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये याद करने का है कि थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें भी हेक्सागोनल बच्चों को याद रहता है, बिकॉज अल्फा बीटा 2 उसमें आपको फिगर थोड़ी याद होती है हेक्सागन की, तो इसलिए दो एंगल्स 90 डिग्री और तीसरा 120 डिग्री, जैसे हेक्सागन का आपने फिगर देखी हुई है, आपको पता है इसलिए। तो दिस यू हैव टू लर्न, ठीक। और इसके एग्जाम्पल्स, क्यूबिक में आपका आ जाएगा NaCl या डायमंड KCl का स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल में TiO2 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और TiO2 आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑर्थोरोम्बिक में K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, या फिर आपने जैसे यहाँ नाम देख रहे हो आप रोम्बिक, तो सल्फर के आपने 2 अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म पड़ी हुई हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर आपका इस केस में एग्जाम्पल आ जाएगा, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे। फिर रोम्बोहेड्रल में आपका आ जाएगा कैल्साइट, जिसे आपने अभी पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था ना, कैल्साइट एरेगोनाइट, वही सेम। हेक्सागन में आपका आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। सिनेबार आपका और है HGS मरकरी का, और आइस, उसके अलावा जिंक, कैडमियम, कुछ चीजें जो आपने बहुत फैमिलियरली सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाएगा, जैसे वहां पे आपका रोम्बिक सल्फर आया, यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर। उसके बाद आपका आएगा ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट, और जिसके साथ 5H2O, मतलब 5 आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है, ठीक। K2Cr2O7 ये आपने पढ़ा हुआ है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, H3BO3 बोरिक एसिड। तो कुछ जो फेमिलियर एग्जांपल्स हैं वो याद रखिए आप, ठीक है। CT और HMT ये याद रखना है आपको इसी सीक्वेंस में, तभी आपको ये वाली चीज जो है आप लिख सकते हो, अदरवाइज वो ऊपर नीचे हो जाएगा। सबसे पहले क्यूबिक में, अब जो 7 है इन्हीं 7 को मैंने आगे ड्रॉ किया हुआ है, बट उसमें ये जो 7 सिस्टम्स आपने क्रिस्टल सिस्टम ऊपर पढ़े उन्हीं की फिगर ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। इनमें 7 में या हो सकता है यहाँ पे थोड़ी आपको क्लियर ना हो, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट बिकॉज थोड़ा सा टफ है इन फिगर्स को ड्रॉ करना, कई बार एंगल प्रॉपर नहीं आता है, लाइन कई बार ज्यादा टेढ़ी सीधी, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में 3 केस हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब कि सबसे सिंपल या बेसिक यूनिट सेल, जिसमें कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, या आगे आप क्यूबॉइड या रोम्बस वगैरह भी देखोगे। एक 3D अगर आप स्ट्रक्चर कंसीडर को, उसके 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट जब होंगे, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर पे तो होंगे, प्लस क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर में होंगे, इसीलिए इसका नाम है फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि खाली फेस के सेंटर में है। क्यूबिक यूनिट सेल का जो बेसिक फॉर्म था सिंपल वाला, वो तो रहेगा ही, उसके साथ आगे आगे एड ऑन होते जाएंगे पार्टिकल्स। मतलब कॉर्नर पे तो हमेशा ही रहेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो कॉर्नर पे आपके 8 एटम्स थे, प्लस हर फेस पे एक सेंटर में। ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? जो पूरा एक यूनिट सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में, अगर आप जो पूरा बॉडी डायगोनल ड्रॉ करते हो उसके सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब ये आपका यूनिट सेल बन जाता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। और पूरा अगर लैटिस की बात करो तो पूरा क्रिस्टल सिस्टम तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या लैटिस। देन कम्स टेट्रागोनल। ऐसे ही टेट्रागोनल में भी सिंपल और बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड तो है ही, जैसे आपने क्यूबिक में पढ़ा, एक एंड सेंटर्ड भी है। अब एंड सेंटर्ड में कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। कॉर्नर में तो थे ही, प्लस कोई भी 2 अपोजिट फेसेस आप ले लेंगे उनके सेंटर में, फाइन। फिर ऐसे ही रोम्बोहेड्रल, रोम्बस आप अगर 2D व्यू देखोगे, उसका प्लेन पेपर पे रोम्बस बनाते हो ना, वैसे ही आपको उसका 3D इमेज इमेजिन करोगे, देन इट इज रोम्बोहेड्रल। कॉर्नर्स पे सब जगह प्रेजेंट है, सिंपल फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है। हेक्सागन, हेक्सागन में यहाँ पे मैंने देखा है कि इसकी छोटी जो सॉलिड लाइन से हल्का हल्का रेड आपको कलर दिख रहा होगा, रेड पेन से ड्रॉ किया हुआ है, एक छोटा यूनिट सेल दिखाया हुआ है, बाकी ये पूरा लैटिस है, ठीक। ये भी इसकी सिंपल फॉर्म है बिकॉज खाली कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। मोनोक्लिनिक में 2 आ गया, सिंपल एंड सेंटर्ड, और ट्राई क्लिनिक में सिंपल। तो ये तो आपके बेसिक जो आपने 7 टाइप के यूनिट सेल्स पढ़े, उन्हीं के बेसिस पे सारी आपकी यूनिट सेल्स कह लो या क्रिस्टल लैटिस हैं, इन्हीं को आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। इसमें मेनली जो आपका सबसे ज्यादा स्टडी होता है दैट इज क्यूबिक, ठीक है। आगे आपको पूरे चैप्टर में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पता होगा, फर्दर इसकी डीप स्टडी, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये सब क्या होता है। सो लेट्स मूव फर्दर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें ये जितनी फिगर्स हैं ये जस्ट आपको पता होनी चाहिए, इनका आगे ज्यादा रोल नहीं है, न्यूमेरिकल्स या इसमें ज्यादा रोल नहीं आएगा। हेक्सागन का थोड़ा आता है, बाकी मेनली न्यूमेरिकल्स क्यूबिक पे ही आते हैं। तो आपको बेसिकली इनके बारे में जस्ट पता होना चाहिए कि सिंपल क्या चीज है, फेस सेंटर्ड अगर क्यूबिक की आप बात कर रहे हो वो क्या चीज है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो वो क्या चीज होती है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं आगे। देन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सेम वही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। 7 टाइप के आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़े, जो हमने अभी टेबल में पढ़े थे, CT और HMT, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो सिंपल बेसिक से थोड़े से ऊपर हो, जिनको कि हम दूसरा नाम क्या है उनका, सेंटर्ड यूनिट सेल। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ अदर पोजीशंस पे भी, ठीक है। अदर पोजीशंस कौन सी हो गई जो हमने अभी पढ़ी, उसी के बेसिस पे 4 टाइप्स हैं, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, ठीक है। सब में आप देख सकते हो कॉर्नर्स पे तो है ही प्रेजेंट, प्लस एडिशनल है कुछ। तो ये आपकी कैटेगरी कौन सी आ गई, नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच फेस। एंड सेंटर्ड में कोई 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में। बॉडी सेंटर्ड में बिल्कुल जो यूनिट सेल की ओवरऑल बॉडी है उसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। एज सेंटर्ड में जितनी भी एजेस हैं उनके सेंटर में, 12 एजेस हैं तो हर एज के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, या एक लैटिस पॉइंट आप कह सकते हो प्रेजेंट होगा। अब
जो आपने अभी फिगर्स देखी थी, ठीक है, वो सारे लैटिस जितने भी टाइप्स के आपने देखे वो 14 लैटिस टुगेदर जो बने हैं वो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम से बने हैं, ठीक है, और उनको हम सबको मिला के क्या कहते हैं, ब्रेवे लैटिस। ये जस्ट याद रखने की चीज है, दैट्स इट। बाकी तो मैंने आपको बता दिया बेसिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद आपका आता है ओपन स्ट्रक्चर और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। ये जो आप इतनी देर से ये फिगर देख रहे थे, ये जस्ट हमारी हमें समझने के लिए आप कह सकते हो कि इजिली समझ आ जाए वो स्ट्रक्चर है कि एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, वो जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं दैट आर पार्टिकल्स, जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो जस्ट ये शो करने के लिए कि कैसी ज्योमेट्री है क्रिस्टल की, कैसी शेप कैसी है, सिमेट्री कैसी है, ये सब शो करने के लिए। बट एक्चुअल में होता क्या है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कि आपके एटम, जैसे आप ये 2 फिगर्स देख रहे हो ना, मैंने कोशिश तो की है ड्रॉ करने की, बाकी आई होप आपको एक और इमेज में दिखाऊंगी अभी, उसमें क्लियर हो जाएगा। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एटम्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे सपोज 8 कॉर्नर्स पे आपके 8 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ वाला एटम, यहाँ वाला, ये सारे एटम्स बिल्कुल पास हैं। आप सपोज करो 8 बॉल्स ले लो, 8 बॉल्स को अगर आप एक क्यूब के फॉर्म में आपस में चिपका दो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। उनके बीच में थोड़ी बहुत जो स्पेस रह जाएगी वो हम आगे पढ़ेंगे, उनको वॉइड कहते हैं, वो क्या चीज होती है। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है कि आपके कॉर्नर के एटम्स जो भी हैं, ये सबसे बेसिक सिंपल वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 4 बॉल्स आपकी इमेजिन कर लो आगे, 4 बॉल्स पीछे, वो सब आपस में ज्वाइंट हैं, ठीक है, चिपकी हुई आप ऐसे कह सकते हो। उनके बीच में थोड़ी बहुत जो स्पेस दिख रही है बीच की वो है। सो आई होप आपको यहाँ उतना अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा, सो हम इसको आगे नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं, वहां आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एक साइड इसके ओपन स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरी साइड स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। तो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर ही थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। नाउ यू कैन सी हियर, सिंपल में सारे एटम्स कॉर्नर पे जो 8 के 8 एटम्स है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाले एटम्स फेस सेंटर वाले एटम को टच करते हैं बस, बट आपस में टच नहीं करते, राइट। और बॉडी सेंटर्ड में जितने कॉर्नर के एटम्स हैं वो बॉडी सेंटर्ड एटम को टच करते हैं बट आपस में टच नहीं करते। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिकॉज ये आगे कंट्रीब्यूट करेगा आपका फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में। अदरवाइज आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एटम पर यूनिट सेल नहीं क्लियर होगी। सो आई होप आपको वो इमेज में क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट कैसे होते हैं लैटिस में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो ये एटम्स, या इनको हम स्फीयर्स भी कहेंगे कई जगह, जो प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, अब जैसे आपने अभी फिगर में देखा, सारे 8 के 8 एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, लेकिन फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड में वो सारे 8 जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो टच नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एटम्स बीच में बॉडी सेंटर वाला आ गया, फेस सेंटर वाला आ गया। सो उसमें टच कैसे करते हैं? बॉडी सेंटर में तो जो सेंटर वाला एटम है बिल्कुल पूरे क्यूब के सेंटर वाले में, उससे 8 एटम्स टच कर रहे होंगे, ठीक है। यानी वो 8 के 8 एटम्स उस सेंटर वाले एटम को तो टच करेंगे लेकिन आपस में टच नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद फेस सेंटर में जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने खाली 2D व्यू दिखाने के लिए इसको शो किया है। तो यहाँ पे आपका फेस सेंटर में देख सकते हो जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो आपस में नहीं टच कर रहे, बट दे आर टचिंग द सेंटर में जो आपका एटम है हर फेस पे उससे टच कर रहे हैं। ऐसे ही तो एक फेस का दिखाया है मैंने। 6 फेस में जितने भी फेसेस हैं उन सब में ऐसे ही है कि जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन जो सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा फेस के उसको टच करेंगे। अब ये टच करने वाली चीज या नेबरिंग एटम्स, इसका मतलब क्या है? उसके लिए नेक्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का किसी एक क्रिस्टल में वो कितने नियरेस्ट नेबर्स को टच कर रहा है, या उसके जिनके साथ, अगर वैसे समझना चाहो कोऑर्डिनेशन मतलब जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, जिनके वो जो उसके विसिनिटी में है, पास में है। तो जितने नियरेस्ट नेबर्स प्रेजेंट होंगे किसी एक एटम के, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर, आप ये भी कह सकते हो। जैसे सपोज अगर करो, मैं यहाँ पे एक सिंपल बेसिक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे कि सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 4। क्यों? क्योंकि ये
4 एटम्स को टच कर रहा है। तो इसी तरह आपका 3D व्यू में पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें सेंटर वाले एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है, तो 8 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। इसी तरह से आपका सिंपल में किसी को टच नहीं कर रहे होते तो एक एटम का टच नहीं कर रहे हो, सपोज सेंटर में नहीं है, सॉरी सिंपल वाले में क्या होता है 8 एटम्स आपके चारों 8 के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, ठीक, तो वो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर जाएगा, ठीक। तो ये आप आगे अभी ग्रेजुअली पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिर एक एटम कितनी जगह शेयर होता है, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे आएगा, ठीक। क्यों हर एक एटम का या आप जो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, नेक्स्ट आपका यही टॉपिक है, ओके। तो जितना आपने अब तक ये लैटिस पढ़े हैं, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल्स के बारे में, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है, वो सब आपको अब आई होप उनका बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी है, कि आपका अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि किसी एक यूनिट सेल में ओवरऑल जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके एक यूनिट सेल में एटम्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है। जैसे सपोज कीजिए जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, राइट। आपने सपोज करो, ये एक्चुअली आगे आपको मैं अभी इमेज दिखाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे। तो यहां हम जस्ट अभी वैसे पढ़ लेते हैं कि जो कॉर्नर वाला है वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा एटम, ठीक है, तो यानी हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई 1/8। इसी तरह फेस सेंटर्ड में 2 के साथ और कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई 1/2। इसको हम इमेज में डिस्कस करते हैं, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिर से वैसी फिगर बनाई है कि एक छोटा क्यूब आप देख रहे होंगे, ऐसे ही इसके आसपास सारे क्यूब्स हैं। तो अगर आप एक बड़ा क्यूब कंसीडर करो, सपोज करो मैंने एक बहुत बड़ा क्यूब लिया, उसको कट कर दिया बीच से, ऐसे कट किया कि उसमें 8 छोटे क्यूब्स बने हैं, फाइन। अब जो ये एक एटम है उधर वाले कॉर्नर वाले पे, वो आप देख सकते हो इसके साथ, इसको भी इसके साथ तो है ही, बट ये टच कितनों को कर रहा है, इसके पीछे वाले दोनों क्यूब्स को, उधर वाले इधर वाले सब जगह टच कर रहा है। सो इट मीन्स जो कॉर्नर वाला एटम है वो हमेशा कितनी जगह शेयर होता है 8 यूनिट सेल्स में, क्योंकि ये जो आप कंट्रीब्यूशन पढ़ते हो ओवरऑल पूरे क्रिस्टल लैटिस के हिसाब से है ना, तो उसके हिसाब से ये तो एक छोटा यूनिट सेल है, तो एक कॉर्नर में जो आपका एटम प्रेजेंट है या स्फीयर प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, इसीलिए उसकी कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एटम की कितनी हो गई 1/8। 1/8 हो गई ना, इसके पास तो उसका खाली 1/8 हिस्सा रह गया, बाकी सब जगह भी तो वो शेयर हो रहा है। सिमिलरली फेस सेंटर्ड में क्या है, ये अब मैंने एक फेस ड्रॉ किया हुआ है जिसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। फेस वाला हमेशा 2 ही जगह शेयर होगा, ठीक है, उसके सामने जो भी फेस होगा जिसको जो कॉमन फेस है तो वो एटम 2 ही जगह शेयर होगा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी बॉडी सेंटर्ड वाला जो केस होता है वो किसी से भी शेयर नहीं हो रहा होता, तो वो वहां पे उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी कंप्लीट 1 होल। उसके बाद जो एज में प्रेजेंट है, अब ये वाला एज वाला आप देख सकते हो 1 2 3 4 जगह शेयर हो रहा है, ठीक, तो इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1/4। अब ये सारी चीजें एक्चुअली हो सकता है एक बार आपको टफ लगे, बट इनको समझने के लिए आपको 3D इमेज विजुअलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके घर में अगर क्यूब्स प्रेजेंट होंगे, जब आप उसको विजुअलाइज करोगे, एक 3D इमेज इमेजिन करोगे, देन यू विल कम टू नो ये जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कॉर्नर वाला यहाँ एटम 8 आगे फर्दर यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा, तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 1/8। ऐसे ही फेस सेंटर्ड के केस में 2 जगह शेयरिंग है तो 1/2। बिल्कुल सेंटर में एटम प्रेजेंट है, उसकी कहीं शेयरिंग नहीं है तो 1। एज में आपका अगर कोई एज सेंटर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है उसकी शेयरिंग 4 के साथ है तो 1/4। नेक्स्ट कम्स कि अब ये तो हमने पता कर लिया कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है। अब आप पर यूनिट सेल में अगर एटम ओवरऑल कैलकुलेट करना चाहो कि कितना है पर यूनिट सेल, जैसे आपका एक जो छोटा सा यूनिट सेल है ना, यहाँ पे 4 सपोज करो कॉर्नर्स पे सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक एटम हम ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीटली उसी यूनिट सेल का है, वो तो आगे शेयरिंग में भी है सब जगह। सो इट मीन्स अगर हम ये पता करना चाहें कि इस एक अकेले यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, अगर होल नंबर आपको निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलग अलग जो भी जैसी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको ऐड ऑन करके, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस लेते हैं, उसमें 8 एटम्स हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, तो हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट थे यूनिट सेल में 8 थे, 8 इंटू 1/8, तो यानी आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस में अगर हम असली में देखें तो एक ही एटम प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन द सेंस कि आप प्रेजेंट तो 8 के 8 एटम्स है, लेकिन जो उसकी कंट्रीब्यूशन है
ठीक, जब आपको फॉर्मूला निकालना है किसी कंपाउंड का या आगे, वहां पे ये चीज काम आएगी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कॉर्नर वाला जो एटम है वो इन सारी जगह टच कर रहा है, यानी अकेला इसके पास नहीं है वो एटम, सबके साथ शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो यानी इसके पास कितना हिस्सा आया 1/8। तो ऐसे ही हर कॉर्नर एटम सब जगह आगे फर्दर शेयरिंग में, इधर चलो या इधर आप इसको एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, पूरा एक और बड़ा क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ कर दो, देन क्या केस हो जाएगा कि हर एटम फर्दर शेयरिंग में आ जाएगा। सो अगर आपको कैलकुलेट करना हो सिंपल क्यूबिक लैटिस में, हर एक अपने एटम की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या किया, 8 एटम्स थे, सब हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन 1/8 थी। टोटल निकालना होगा तो 1/8 इसी तरह आप करते जाओगे ना। टोटल 8 एटम्स थे तो 8 × 1/8 यानी कि 1। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर वाले में आपका कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स प्लस एक एटम सेंटर में होता है। इसकी कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ी कितनी थी, 1/8 × 8, तो यानी 1 आ गया। और सेंटर वाले में कहीं शेयर नहीं हो रहा था तो वो 1 कंप्लीट एज सच आ जाएगा। तो टोटल कितने एटम्स यहाँ काउंट होंगे पर यूनिट सेल में, 2। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट सेल, एक छोटे यूनिट सेल में। अभी जो आपने इसके पहले पढ़ा दैट वाज कंट्रीब्यूशन, कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक सिंगल एटम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल। उसके बाद ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड में आपका 2 एटम्स इन यूनिट सेल। ऐसे ही फर्दर, ऐसे ही आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और फेस पे, ठीक है, फेस सेंटर्स पे, सॉरी, जो 6 फेसेस होते हैं आपके क्यूब के, उसके सेंटर्स में कॉर्नर्स वाले जो एटम्स हैं वो अगेन सेम वैसे ही आ जाएंगे, 8 × 1/8, तो आपका 1 आ जाएगा। इसके केस में कंट्रीब्यूशन कितनी थी, एक फेस वाला जो फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट था वो 2 फेस आपस में शेयर हो रहे थे ना, तो 1/2। तो 1/2 × 6 क्यों किया हमने, क्योंकि क्यूब के आपके 6 फेस हैं तो 6 सेंटर्स पे 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं के लिए हमने यहाँ 6 वैल्यू ली है। तो इसको 1/2 × 6 किया तो 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे, 4। अब इसको क्लब करने के लिए, सम करने के लिए हमने क्या कर दिया कि जितने भी पार्टिकल्स यूनिट सेल में प्रेजेंट है उनको हम क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कांस्टेंट। उसके लिए एक फॉर्मूला निकाल दिया, NC/8 NF/2 प्लस, इन सबको प्लस करके। ये है कि एक्चुअली ये जो आपने अभी पढ़ा वही चीज है कि कंट्रीब्यूशन सेंटर्ड कॉर्नर वाले की, देन फेस सेंटर वाले की, देन एज सेंटर्ड वाले की, देन जो बिल्कुल इनसाइड प्रेजेंट होता है एटम यानी कि बॉडी सेंटर वाले की। अब हमने बाय 8 क्यों कर दिया, जितने नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट होते हैं उसका 1/8 ही करना था कॉर्नर वाले के लिए, फेस वाले के लिए 2 करना था। तो इसी को क्लब करके हमने फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला हेक्सागोनल यूनिट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि कॉर्नर वाला आपका 6 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा, ठीक है, वहां 8 होता था, यहाँ 6 हो जाएगा। फेस वाला आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि एक फेस दूसरे फेस को अगर टच कर रही है उसके अलावा और तो किसी को टच नहीं करेगी, तो ये तो सेम ही रहेगा। एज वाला 3 जगह हो जाएगा, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अब एज वाला भी जैसे मैंने आपको फिगर में सारा क्लियर किया कि शेयरिंग कैसे हो रही है, ऐसे ही यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट सेल में भी एज वाला आगे खाली 3 जगह ही शेयर हो रहा होगा। फाइन, जैसे अगर मैं सपोज करो हेक्सागन एक बना देती हूँ, ये आपका सपोज एक छोटी यूनिट सेल अगर मैं एक्सटेंड कर लूं, अब यहाँ पे जो भी आपका एज, ये एज है, ठीक है ना, इसके यहाँ पे टच हो रहा है तो ये इससे साइड वाले में टच हो रहा होगा, ठीक है, और एक जगह और टच हो रहा होगा। तो ये आपको एक्चुअली 3D इमेज ना विजुलाइज करनी पड़ती है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कॉर्नर वाला जो आपका एटम है वो 6 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा होगा, फेस वाला सेम रहेगा, कॉर्नर वाला 6 से इसलिए क्योंकि हेक्सागन है, और एज वाला 3 यूनिट सेल्स है, ठीक है ना। 3 से कैसे होगा, जैसे यहाँ मैं फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये 1 यूनिट सेल हो गई, ठीक है, ये 1 हो गई और तीसरी ये, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो अगर सपोज करो किसी एज में प्रेजेंट भी होगा, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। तो अगर एज पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो 3 यूनिट सेल्स के साथ फर्दर शेयर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया है, NC/6 NF/2 Ne/3 और Ni+1 इनका सबका सम। दिस वाज यूनिट सेल कांस्टेंट। तो आज हमने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है फर्दर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बाद आपने काफी कुछ पढ़ा आज। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के आगे टाइप्स पढ़े, क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, ठीक है। उनके बाद यूनिट सेल में आगे फर्दर कंट्रीब्यूशन कितनी है, एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, पर यूनिट सेल कितने एटम्स हैं, जितना भी था बेसिक, अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी और उसके लिए ये बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए। आई होप आप इनको प्रॉपरली
स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको नेक्स्ट में न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे। थॉरोली स्टडी दिस। टिल नाउ जितना भी आपको पढ़ाया है उसमें जो स्पेशली आज वाला जो पार्ट है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा न्यूमेरिकल्स में। फाइन, सो गो थ्रू इट एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? होप यू हैव लाइक्ड इट। सो अगर पसंद आई आपको मेरी वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो में नीचे नजर आ रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू।